गवर्नमेंट ने खाने में ट्रांस फैट की लिमिट कम कर दी है। पहले भी यूपीएससी ट्रांस फैट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ चुका है। जनरली पौधों से पाए जाते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मीट में जनरली पाए जाते हैं सैचुरेटेड फैट्स जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और ट्रांस फैट्स को जनरली हम लोग बनाते हैं फैक्ट्री में। ये ब्रॉड चीज़ें हैं। अगर यूपीएससी कह दे कि अनसैचुरेटेड फैट सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं या सैचुरेटेड फैट सिर्फ मीट में पाए जाते हैं तो वो आंसर गलत होगा। हम बात कर रहे हैं मेजरली जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में? सैचुरेटेड में कार्बन की चेन पूरी तरह हाइड्रोजन से सैचुरेटेड है। कार्बन में हाइड्रोजन्स अच्छे से लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रांस फैट भी अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। याद रखो ट्रांस फैट्स आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड फैट। फ़र्क वैसे यहाँ पे है डबल बॉन्ड। फ़र्क इतना है कि अनसैचुरेटेड फैट के डबल बॉन्ड सिस फॉर्म में होता है, लेकिन ट्रांस फैट का डबल बॉन्ड ट्रांस फॉर्म में होता है। सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस होता है वो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है कि अनसैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट दोनों में ही डबल बॉन्ड होता है और सैचुरेटेड फैट में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो दो तरह के मेजरली होते हैं। एक होते हैं मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो मतलब सिंगल, यानी कि जो डबल बॉन्ड है ये सिर्फ एक बार आ रहा है। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, यानी कि डबल बॉन्ड इस चेन में एक से ज़्यादा बार आएगा। मूफा काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, एवोकाडो, नट्स इनमें। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी कि मूफा इज़ गुड। ये स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकता है। वो डिटेल नहीं पूछेगा, ज़्यादा सिंपली पूछेगा कि जो मूफा होता है किस में मिलता है, अनसैचुरेटेड फैट से मिलता है एंड इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। ऐसे ही पूफा पूफा मिलता है सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन, फिश, वॉलनट्स, इन सब में। ये भी अच्छा होता है। हालांकि ये गुड और बैड दोनों कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बट स्टिल हम इसको अच्छा कंसिडर करते हैं। ट्रांस फैट क्यों बनाए जाते हैं? ये जो प्लांट ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल से जो मिलते हैं, इनको हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। इनकी हाइड्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पर इनको रिएक्ट करवाते हैं। क्यों? ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और बार बार इनको हम फ्राई कर सकें। जैसे रेस्टोरेंट्स हैं उनमें तो एक ही तेल पे सारी चीज़ें तलते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। इट लोअर्स अवर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। ठीक है, हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, मूफा पूफा चाहिए हमें, लेकिन ट्रांस फैट नहीं चाहिए। ट्रांस फैट जनरली हम लोग लैब्स में बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा मतलब थोड़ी क्वांटिटी में डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलता है, जैसे काऊ, शीप, डेयरी, इन सब में। ट्रांस फैट को पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स भी कहते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वनस्पति। सैचुरेटेड फैट्स जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली मीट में मिलते हैं, मीट, चीज़, इन चीज़ों में, बट कुछ प्लांट फूड्स में भी मिलते हैं अच्छी क्वांटिटी में, जैसे कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। 2003 का क्वेश्चन, अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स में डबल बॉन्ड होता है, यानी कि नए कंपाउंड्स आने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स में पहले ही सारी पोजीशंस फिल हो चुकी होती हैं, इसलिए वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी, अनसैचुरेटेड फैट्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड फैट्स में डबल बॉन्ड होता ही होता है। वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। 2011 का क्वेश्चन, एक कंपनी कहती है कि उसके फूड प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट नहीं है, तो वो क्या कहना चाहती है? वो ये कहना चाहती है कि उसके फूड प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट नहीं है, यानी कि जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं वो नहीं हैं।
ठीक है ना, तो पहली स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट देखो कि ऑयल्स आर यूज्ड नॉट लाइकली टू डैमेज देयर हार्ट। ठीक है, ये जो ट्रांस फैट हम क्योंकि यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमने ट्रांस फैट के सिवा जो भी ऑयल यूज़ किया है उससे आपके हार्ट को हानि नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे हार्ट को हानि पहुंचती है इन ट्रांस फैट से। तो यानी कि कंपनी दोनों चीज़ें कहना चाहती है अपनी मार्केटिंग कैंपेन से। 1 and 3 आर करेक्ट। सेकंड, फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट। यार हो सकता है बने हो सकता है ना बने हो, बट कंपनी की कैंपेन का ये मकसद थोड़ी ना है। आप थोड़ा इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हो, ऐसे सोचो, एग्जाम में बैठ के कंफ्यूज हो जाओ अगर, कि जब कंपनी ने कैंपेन डिज़ाइन करी तो क्या वो ये कहना चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट में एनिमल फैट्स नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ वेजिटेबल फैट्स हैं? नहीं, क्योंकि वेजिटेबल फैट होना कोई अपने आप में अच्छी बात नहीं है। वेजिटेबल फैट्स अच्छे होते हैं, लेकिन वेजिटेबल फैट्स को अगर आपने हाइड्रोजनेट कर दिया तो ट्रांस फैट में बदल जाएंगे। तो लड़ाई यहाँ पे वेजिटेबल वर्सेस एनिमल फैट की नहीं हो रही है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि आपने ट्रांस फैट डाले हैं या नहीं डाले हैं। ठीक है ना, कई मीट प्रोडक्ट्स में आपको अनसैचुरेटेड फैट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कई प्लांट प्रोडक्ट में मिल जाएंगे आपको ये सैचुरेटेड फैट्स। तो फिर ये और ट्रांस फैट भी होते हैं। ठीक है, ट्रांस फैट आपको थोड़े नेचुरल प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बात एनिमल वर्सेस प्लांट की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है ट्रांस फैट्स की। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। 2004 का क्वेश्चन, फैटी एसिड हमारी डाइट में होने चाहिए? यस, मूफा पूफा हमारी डाइट में होने चाहिए। इसका रीज़न यह है कि हमारी बॉडी फैटी एसिड्स नहीं बना सकती। गलत। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको नहीं पता, ये फैक्ट आपको नहीं पता, तो आप कैसे सोचोगे? ऐसे सोचो कि मीट प्रोडक्ट्स में फैट्स होते हैं। ठीक है ना, तो जब इंसान भी एक एनिमल है, अगर एनिमल बॉडी में फैट्स होते हैं, जनरेट होते हैं अपने आप, इंसान एक एनिमल, तो इंसान की बॉडी में भी फैट्स पर जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कह देना कि इंसान की बॉडी में फैट्स जनरेट नहीं होते, ऐसा कहना टोटली गलत होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 2008 का क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में लीवर का इंपॉर्टेंट रोल होता है फैट डाइजेशन में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लीवर 2 इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज करता है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप कॉमन सेंस से भी सोचो इस बात को, तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगी या दोनों ही गलत होंगी। ऐसे आप सोच सकते हो, अगर आपको ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में तो सोच सकते हो ना कि भी लीवर फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि वो हेल्प नहीं करता है, तो सेकंड तो अपने आप गलत हो जाएगी। और अगर पहली सही है तो इसीलिए करता होगा ना, क्योंकि कुछ एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करता होगा। अब 2 करता है 3 करता है हमें नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन स्टेटमेंट ऐसे दिया 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, तो हाँ ये भी ठीक होगा। तो इसलिए बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2011 में बनाई गई थी अंडर FSS एक्ट 2006। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसकी काफ़ी कैंपेन्स चल रही हैं इस समय, जैसे एक हो गई अपनी ईट राइट मूवमेंट। इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो ऑयल, सॉल्ट, शुगर, इन चीज़ों की कंजम्पशन थोड़ी कम करें हेल्दी रहने के लिए। एक इसी का पार्ट है भोग, BHOG। इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप को एंकरेज किया जाता है कि वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें जब वो फूड प्रिपरेशन करते हैं। ऐसी FSSAI ने कहा है कि ट्रांस फैट्स की फूड में मात्रा इस साल 3% तक रहनी चाहिए एंड 2022 से 2% से कम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो रेगुलेशंस हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट्स में एप्लीकेबल नहीं है, जैसे डेयरी, मीट, फिश। अब इसमें नेचुरली कुछ ट्रांस फैट्स होते हैं थोड़े बहुत, तो उनको तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना हम, तो इसलिए ये रेगुलेशंस उन पे एप्लीकेबल नहीं है। ये वैसी क्वेश्चन हो गया जैसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था ना मार्केटिंग कंपनी वाला, कि कंपनी ने मार्केटिंग किया कि उसके फूड में ट्रांस फैट नहीं है। अब जो नेचुरल चीज़ अगर आ रही है वो तो है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हार्ट अटैक रिवाइंड, ये भी FSSAI का ही प्रोग्राम है। इसमें लोगों को कहा जा रहा है कि ट्रांस फैट काफ़ी हानिकारक हैं, इससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इसने एक लोगो लॉन्च किया है ट्रांस फैट फ्री। जिस भी फूड प्रोडक्ट या रेस्टोरेंट वगैरह में के फूड में ट्रांस फैट 0.2 ग्राम बाय 100 ग्राम से कम क्वांटिटी में होते हैं, वो इस लोगो को लगा सकते हैं। WHO कहता है कि हम डेली जितनी भी अपनी एनर्जी इनटेक लेते हैं
उसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा 1% से कम होनी चाहिए। और WHO का इनिशिएटिव है रिप्लेस नाम से, जिसके तहत 2023 तक ट्रांस फैट शुड बी एलिमिनेटेड इन अवर डाइट। अब ये एलिमिनेट का मतलब ये नहीं बिल्कुल ट्रांस फैट नहीं खाना। एलिमिनेट का मतलब ये है कि जो फैक्ट्री में बनता है हाइड्रोजनेशन के थ्रू, वो फैट हमारी डाइट में नहीं होना चाहिए। जो नेचुरल आ रहा है वो तो आ रहा है। FSSAI का एक प्रोग्राम है रुको, RUCO। घर में या मोस्टली रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि एक ही तेल को बार बार तलते रहते हैं। जब एक ही तेल को बार बार तलते रहते हैं तो उसमें पोलर कंपाउंड्स की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाती है जो कि हानिकारक होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस पोलर कंपाउंड्स की क्वांटिटी 25% से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होती है तो आपको कुकिंग ऑयल फेंक देना चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट जनरली उसको बार बार यूज़ करते रहते हैं। तो FSSAI ट्राई ये कर रहा है कि वो रेस्टोरेंट्स वगैरह के साथ कुछ इस तरह से टाइप करे कि रेस्टोरेंट थोड़ा बहुत ऑयल यूज़ करने के बाद उसको फेंक दें, बट नाली में ना फेंकें। वो उसको कुछ ऐसे NGO वगैरह या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दें जो आगे जाके उस कुकिंग ऑयल का यूज़ करे बायोडीजल बनाने में। फूड सेफ्टी इंडेक्स FSSAI निकालता है, जिसमें स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फूड सेफ्टी, कि फूड सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए कितनी फैसिलिटीज़ है, कंज्यूमर कितने एम्पावर्ड हैं, एट्सेट्रा। फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम, जैसे गूगल पे चीज़ों की रेटिंग होती है ना, या प्ले स्टोर में ऐप्स की रेटिंग होती है, तो वैसे ही कि रेस्टोरेंट्स की रेटिंग दी जाएगी। ये रेटिंग FSSAI के द्वारा एनरोल्ड कुछ एजेंसीज देंगी, ठीक है। एंड कंज्यूमर उन एजेंसीज उन रेटिंग्स को देख सकता है कि कौन से रेस्टोरेंट को कितनी रेटिंग मिली हुई है, बेस्ड ऑन कितना वहाँ पे हाइजीन मेंटेन रहता है। ये रेटिंग स्टार्ट करी है FSSAI और QCI ने, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। 1997 में बनी थी, दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ मिलकर बनाया था। 2018 का क्वेश्चन, FSS एक्ट 2006 ने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को रिप्लेस किया। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता नहीं है तो आप गेस कर सकते हो कि यहाँ पे एक एक्ट का नाम दिया है फूड सेफ्टी एक्ट, पुराने एक्ट का नाम दिया है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, यानी कि दोनों सेम ही काम कर रहे हैं और लगभग 50 साल बीत चुके हैं दोनों एक्ट्स के बीच में। तो हो सकता है कि इस नए एक्ट ने पुराने एक्ट को रिप्लेस कर दिया हो। तो इफ़ यू वांट टू टेक अ गेस देन यू कैन टेक अ गेस लाइक दिस। दूसरा है FSSAI डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर आता है। नहीं, देखो FSSAI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है, सही बात है, लेकिन DGHS के अंडर नहीं आता। DGHS का मेन काम होता है हॉस्पिटल्स को देखना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो ठीक से काम करें। इसका जनरली फोकस वो रहता है, फूड की तरफ इसका इतना ध्यान नहीं रहता है। तो सेकंड इज रॉन्ग। 2016 का क्वेश्चन, आप कोई भी खाने पीने की चीज़ खरीदते हो तो उस पर आपको 3 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। एक तो उस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, उसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन कि उसमें कैलोरीज कितनी है, प्रोटीन कितना है, और वो वेज है या नॉन वेज है। ये 3 चीज़ें हमेशा मिलेंगी। कोई उसको खाने से एलर्जिक रिएक्शन होता है नहीं होता, वो चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है डालना। अगर कंपनी चाहे तो लिख दे, चाहे तो ना लिखे। आपके पास कोई भी बिस्किट का या नमकीन का पैकेट रखा होगा, उस पर देखना इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और वेज नॉन वेज जरूर लिखा होगा। शहद के कई सैंपल्स में मिलावट पाई गई थी, तो फूड एडल्ट्रेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 2017 में आया था कि इनमें से किस चीज़ में क्या मिलावट होती है। लिपस्टिक में लेड मिली होती है, सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होते हैं, और चाइनीज़ फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अब देखो, आप याद तो कर सकते हो नहीं कि किस में क्या चीज़ होती है। एग्जाम में बैठ के कॉमन सेंस लगाओ कि क्या ऐसा, उल्टा सोचो थोड़ा सा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि लिपस्टिक में कोई भी लेड की मिलावट नहीं करता है? भाई क्या पता करता हो। ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक में क्या पता कोई वेजिटेबल ऑयल मिलाता हो, हमें क्या पता। भाई एडल्ट्रेशन तो बहुत सारी चीज़ों से करी जा सकती है ना। किसी चीज़ को बनाने के लिए रेसिपी में अगर रेसिपी पूछोगे तो 5-6 चीज़ें होंगी। ये सब्जी बनानी है तो 5-6 चीज़ें डाल दो, उसके सिवा आप जो भी चीज़ डाल रहे हो वो तो एडल्ट्रेंट है, और ऐसी हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे कॉमन सेंस लगाओ एंड यू कैन टेक अ रिस्क। ऐसे क्वेश्चन में डेफिनेटली रिस्क लो और सारे ऑप्शंस को सही मार्क कर दो, ठीक है। तो हनी, अब जैसे हनी में एडल्ट्रेशन पाई गई है, तो हनी में क्या होता है, हनी में 82% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपके घर में चीनी है, चीनी, बूरा, गुड़, शहद,
सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो हनी में 82% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 17% वाटर होता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। हनी में सबसे ज़्यादा होता है फ्रक्टोज, 40 से 50% फ्रक्टोज होता है। जो यूपीएससी ने 97 में पूछा था कि हनी में ग्लूकोज ज़्यादा होता है या फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, तो फ्रक्टोज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ग्लूकोज होता है 30 से 40% और फ्रक्टोज होता है 40 से 50%। हनी में क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं जनरली? शुगर, चीनी मिला देते हैं, या गोल्डन सिरप, राइस सिरप, वाटर, ये सब एडल्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। ये ऐसे मिलाया जाता है कि लोगों को पता भी ना चले, गवर्नमेंट लैब्स उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर शहद में जैसे ठंड पड़ती है तो कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए, शहद जम गया, मतलब वो शहद नकली है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। शहद जब सर्दियों में उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नकली शहद है। शहद के टेस्टिंग के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे NMR टेस्ट, ट्रेस मार्कर फॉर राइस टेस्ट, C3C4 टेस्ट, ओलिगो सैचराइड्स शुगर टेस्ट। बस दो बार इनके नाम पढ़ लो। अभी जो पकड़ा गया है कि हनी में मिलावट करी जा रही थी, ये NMR टेस्ट के थ्रू पकड़ा गया है। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? इसका नाम है, NMR का है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये उसको स्टडी करता है, ठीक है। इंडिया से जो भी शहद एक्सपोर्ट होता है उसका NMR टेस्ट होना कंपलसरी है, लेकिन जो शहद इंडिया में बिकता है उसका NMR टेस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई भी आपका सैंपल है तो आपको उसमें केमिकल्स डाल के टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। आप उस पर लाइट फेंको और जो लाइट बाहर निकलेगी फिर रिफ्लेक्ट होके आप उस लाइट को स्टडी करो। उस रिफ्लेक्टेड लाइट की स्टडी के बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि उस कंपाउंड के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स थे। एपी कल्चर मतलब रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी एंड वैक्स, ठीक है। तो नेचुरल इस तरह से होता है, पेड़ों पे उगता है। नेचुरल की जगह आप इसे बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस में भी हनी बीज के थ्रू शहद बना सकते हो। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन 2020 में लॉन्च हुआ था 3 साल के लिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। पर्पस क्या है? स्वीट रेवोल्यूशन को प्रमोट करना। फोर्टिफिकेशन क्या होता है भाई? जैसे मदर डेयरी का दूध आता है, टोन्ड मिल्क, उसमें नीचे +F का निशान होता है, ये फोर्टिफाइड का लोगो है, FSSAI ने इशू किया है। किसी भी खाने की चीज़ में उसमें अगर आप कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हो, मतलब वो कंपनी ऐड कर रही है, तो उसको बोलते हैं, वो कंपनी F का लोगो लगा सकती है एंड उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। जैसे आपने एक बार गेहूँ उगा लिया और जब गेहूँ की कटाई हो गई, उसकी पैकेजिंग वगैरह हो रही थी, तो पैकेजिंग के दौरान या पैकेजिंग से जस्ट पहले आपने उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। इसका एक और तरीका होता है, आप गेहूं को उगाने का वेट नहीं करोगे, आप ऐसा सीड यूज़ करोगे जो अपने आप ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो, उसको कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। सिंपल फूड फोर्टिफिकेशन मतलब उगाने के बाद ऐड करना। भैंस ने दूध दे दिया, अब दूध में आपने विटामिन ए ऐड कर दिया, दिस इज फोर्टिफिकेशन। लेकिन अगर आप विटामिन ए वाला जो गोल्डन राइस है वो यूज़ किया है आपने, तो गोल्डन राइस में आपने अलग से विटामिन ए ऐड नहीं किया है, वो उगाया था, उगने के दौरान ही उसमें अपना विटामिन ए ज़्यादा आ गया, उसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ब्रीडिंग और दूसरा जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। कैसे हो गया कि जैसे मान लो वीट की 10 वेराइटीज़ हैं, उनमें से 2 वेराइटीज़ को आपने ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन करके देखे कि कौन से क्रॉस ब्रीडिंग करने से जो है वो उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, आपने कोई पर्टिकुलर जीन्स डाल दी उसके अंदर कि अब जो भी उस गेहूं से उगेगा उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। बोथ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन। FSSAI प्लान कर रहा है कि कुछ फूड्स में फूड फोर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया जाए, ठीक है। अभी प्लानिंग है, किया नहीं है। कुछ चीज़ों की जो लिस्ट है कि किस में हम क्या मिला सकते हैं, वो लिस्ट FSSAI की वेबसाइट पे दी हुई है। वो ये हैं, गेहूं और चावल में मिलाया जाएगा आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो प्लीज़। गेहूं चावल में आयरन, फॉलिक एसिड
और विटामिन B12। दूध और एडिबल ऑयल में विटामिन A एंड D, और नमक में आयरन एंड आयोडीन। इसके क्या फ़ायदे नुकसान होंगे? फ़ायदे सबसे बड़ा ये होता है फूड फोर्टिफिकेशन का कि ये हिडन हंगर फाइट करने में हेल्प करता है। हिडन हंगर मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। इंडिया में लोग खाना तो खाते हैं, भूखे नहीं रहते, कई लोग खाना खूब खाते हैं, लेकिन फिर भी शरीर में किसी न किसी विटामिन या मिनरल की कमी हो जाती है। उसको बोलते हैं हिडन हंगर, वो हंगर जो आपको दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो जब न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे लोगों को तो फिर हिडन हंगर खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? अगर इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा तो जो छोटी फूड प्रोसेसिंग मिल्स हैं वो बंद हो जाएंगी, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी इनको मिलाना। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स को मिलाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो बंद होना पड़ेगा उनको। दूसरा, आपको शरीर के लिए भी मुश्किल हो सकता है ये। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स दे रहे हो, विटामिन दे रहे हो लोगों को, तो उनके गट इन्फ्लेमेशन हो सकता है और उनको बैलेंस डाइट की जरूरत है। हमें 10 न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है ना, इंडिया में लोग प्रोटीन कम खाते हैं या मोनोटोनस सीरियल डाइट, कुछ लोग चावल ही चावल खाते हैं, कुछ लोग गेहूं खाते रहते हैं, चावल नहीं खाते। ठीक है ना, वेजिटेबल्स कम खाते हैं, प्रोटीन नहीं लेते। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहा भी अच्छा इंडिया में लोगों को विटामिन ए की कमी है, चलो विटामिन ए इनको ज़्यादा दे दो, तो उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ये साइंस एंड टेक की 4th क्लास है। यहाँ पे हमने 3 पेज यहाँ पे समझ लिए हैं, बाकी के पेजेस आप PDF से खुद पढ़ सकते हो। PDF हमारी वेबसाइट allinclusiveies.com पे अवेलेबल है। अगर आपको बाकी के पेजेस की भी एक्सप्लेनेशन सुननी है तो वो हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। हर क्लास में हम पहले कुछ पेजेस फ्री में यूट्यूब पे समझाते हैं और बाकी के पेजेस की एक्सप्लेनेशन पेड कोर्स का पार्ट है। हिंदी वीडियो के लिए, जैसे ये हिंदी वीडियो है, टेक्स्ट हमेशा इंग्लिश में रहेगा लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स रहेगी। तो ऐसी हिंदी वीडियोज़ वाला अगर आपको कोर्स खरीदना है साइंस एंड टेक का तो उसके लिए आपको 200 रुपये पे करने होंगे। अगर आपको इंग्लिश वीडियो चाहिए जिसमें एक्सप्लेनेशन प्योर इंग्लिश में हो, उसके लिए यू हैव टू पे 250 रुपीज़। ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं। जैसे आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से। अगर एप्पल स्टोर से डाउनलोड करते हो तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड MXLDF डाल देना। इनके लिंक्स, ऐप्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप में सबसे नीचे होगा स्टोर का ऑप्शन, स्टोर को खोलो और जो आपको कोर्स परचेज करना है वो परचेज कर लो। परचेज करने के बाद फिर से स्टोर को खोलो और आपको वीडियो दिख जाएगी। अगर आपको लैपटॉप पे वीडियोस देखनी है तो उसके लिए भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक पे क्लिक करो, अपने आप को रजिस्टर करो, कोर्स को परचेज करो और फिर माई कोर्सेज पे क्लिक करके कोर्सेज को एक्सेस करो। एक बात का ध्यान रखो, आप जहाँ पे पेमेंट करोगे आपको वीडियो वहीं पे दिखेगी। अगर आपने इस लिंक का यूज़ करके, लैपटॉप वाले लिंक का यूज़ करके पेमेंट करी है तो आपको वीडियो लैपटॉप पे दिखेंगी, मोबाइल पे नहीं दिख पाएंगी। ऐसे अगर आपने पेमेंट मोबाइल ऐप पे करी है तो आपको वीडियो मोबाइल ऐप पे दिखेगी, लैपटॉप पे नहीं दिख पाएगी फिर। लेकिन PDF टोटली फ्री है। ठीक है, PDF तो वेबसाइट पे है, वो तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। जैसे मैंने नई वीडियो आए, अगर आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करो।